83 साल की मशहूर हस्ती इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट शिलोंग में भाषण देने पहुंचती है और हमेशा की तरह वो भारत की अगली पीढ़ी को बेहतर बनाने की कोशिश में लगे रहते हैं। प्यारे दोस्तों नमस्कार। फ्रेंड्स, आई एम वेरी हैप्पी today evening to see you all, particularly 50 team members. So my talk will be a bit general. उसी दिन भारत के मिसाइल मैन, टीचर, वैज्ञानिक और भारत के 11वें राष्ट्रपति एपीजे अब्दुल कलाम हमेशा के लिए विदाई लेते हैं, बिल्कुल वैसे ही जैसे वो जिए थे। तो आज हम ऐसे खास इंसान की कहानी से जानने की कोशिश करेंगे कि कैसे दक्षिण भारत के समुद्र किनारे जन्मा ये शख्स रॉकेट उड़ाने का सपना देखा और ऐसी कौन सी घटना थी जिसने उन्हें राष्ट्रपति भवन तक पहुंचा दिया। अगर ईश्वर ने उन्हें किसी अन्य इंसानों से अलग बनाया था तो फिर अपने ही सपने पूरे करने में उन्हें 74 साल क्यों लग गए? क्या उन्हें जन्म से ही पता था कि वो ऐसा कर पाएंगे? क्या उनका दिमाग बचपन से ही किसी आम बालकों से अलग था या किसी अलग तरह के न्यूरॉन्स ने उन्हें औरों से अलग बनाया? ऐसी कौन सी चीज़ है जो उन्हें खास बनाती है? क्या वो जन्म से ही एक खास इंसान थे या किसी घटना, समय या नाम ने उनके जीवन को प्रभावित किया था? सपनों का पूरा होना निर्भर करता है इस बात पर कि आप कौन से सपने की बात कर रहे हैं, नींद में देखे गए सपने या जागते हुए। उनका पूरा होना इस बात पर निर्भर करता है कि उसे देखने के बाद आप उसका पीछा कब तक करते हैं। दक्षिण भारत के तमिलनाडु राज्य में रामेश्वरम नाम के उस छोटे से कस्बे में भारत की आज़ादी के 6 साल पहले की बात है। उस समय दीनामानी नाम का अखबार चलता था जिसे एक ट्रेन पहुंचाया करती थी और जो रामेश्वरम में सबसे ज़्यादा बिका करती थी। इसी अखबार को 5 भाई बहनों में से सबसे छोटे 10 साल के मासूम बच्चे कलाम साहब बांटकर अपने परिवार का खर्चा चलाने में उनकी मदद किया करते थे। वो लोगों के घर में अखबार पहुंचाया करते थे, फिर घर आकर नहाते, नाश्ता करते, दूसरे कामों में लग जाते थे। वो काफ़ी फुर्तीले थे, जो कि बेटे थे जैनुलाब्दीन और असी अम्मा के। प्यार से सभी उन्हें घर में आज़ाद बुलाया करते थे। उन्हें जो भी कुछ मिलता उससे वो अपने आसपास की चीज़ों को जानने की कोशिश करते। मणिकम की लाइब्रेरी उनकी पसंदीदा जगह थी और वहाँ वो जिज्ञासा लेकर अपने अखबारों, किताबों और मैगजीन्स को पढ़ा करते। मणिकम की लाइब्रेरी की उनकी छोटी सी दुनिया के बाहर सेकेंड वर्ल्ड वॉर यूरोप की तबाही के बाद एशिया की तरफ बढ़ रही थी। रामेश्वरम का साफ नीला आसमान, जिसमें अक्सर ब्रिटिश हुकूमत के फाइटर जेट्स उड़ा करते थे, और समंदर किनारे उसे देखकर उनके मन में अक्सर ये जिज्ञासा उठती थी कि आखिर ये उड़ते कैसे हैं। रात के अंधेरे में वो छोटी सी स्लेट लेकर कुछ ना कुछ लिखा पढ़ा करते और जब अंधेरा बढ़ जाता तो उनकी माँ उनकी दुनिया रोशन करती। केरोसिन खरीदना जिस परिवार के लिए थोड़ा मुश्किल था, लेकिन आज़ाद के लिए ऐसा किया जाता था। उनके अंदर की जिज्ञासा ने उन्हें ऐसा बना दिया था जो वो थे। कोई हमें पक्के तौर पर यह नहीं बता सकता कि वो कौन सी सुबह थी जिस दिन आज़ाद के मन में कुछ अनोखा करने की चाहत जगी थी। उस दिन बंगाल की खाड़ी में एक ऐसे छोटे बालक के मन में एक ऐसा सपना जागृत हुआ जिसने उस बालक को महान बना दिया। समुद्र के किनारे मौजूद पक्षियों ने उनके सपनों को ताकत दी। शायद उस दिन परिंदों की कोशिश थी कि वो उन्हें देखकर एक सपना देखें। वो उन पक्षियों को देखकर ये सोच रहे थे कि ये उड़ कैसे रहे हैं, ये अपनी दिशा कैसे बदलते हैं, इनको रफ्तार कहाँ से मिल रही है। इतने सारे सवाल थे उनके दिमाग में। उस समय उनके एक टीचर थे शिवा सुब्रमण्यम अय्यर। उन्होंने उस बच्चे की पक्षियों के प्रति जिज्ञासा को समझा और उन्हें 15 मिनट में यह समझा दिया कि पक्षी उड़ते कैसे हैं। ये बात खुद कलाम साहब ने अपनी किताब में कही है। अगर कोई शख्स किसी चीज़ के बारे में बार बार सोचता है ना, तो अक्सर वो उसके सपने भी देखता है, और जितने सपने देखेगा उतनी ज़्यादा उस चीज़ के बारे में सोचेगा, और वो उस पर जितना ज़्यादा काम करेगा वो चीज़ मुमकिन हो जाएगी। यही कलाम साहब के साथ भी हुआ। जन्म हुआ एक ड्रीमर का,
और यहाँ से आज़ाद की ज़िंदगी की असली उड़ान शुरू हुई। 1954 में मद्रास इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग की पढ़ाई के खर्चे के लिए उनकी मां ने अपने सोने के कंगन बेच दिए। रामेश्वरम में जो तालीम उन्हें मिली थी उसे निखारा एरोनॉटिक्स एजुकेशन में भारत के पायनियर प्रोफेसर नरसेन श्रीनिवासन ने। उन्होंने अपने इस स्टूडेंट को उनके 3rd ईयर के सबमिशन के दौरान एक तगड़ा झटका दे दिया। प्रोफेसर ने कलाम को एक लो लेवल अटैक एयरक्राफ्ट डिज़ाइन करने के लिए 30 दिन की जगह केवल 3 दिन का समय दिया, और अगर वो इसे पूरा नहीं करते तो उनकी स्कॉलरशिप रद्द हो जाती। 3 दिन तक लगातार बिना नींद पूरी किए हुए उस बालक ने, जिसने अपना बचपन उड़ान के सपने देखते हुए बिताए थे, उसने अपना बेहतरीन एयरक्राफ्ट डिज़ाइन तैयार किया। लेकिन इतना शायद उनके लिए काफ़ी नहीं था। उन्हें तो अपने सपनों के पंखों को सीगल की तरह फड़फड़ाना था। उन्नीस में MIT से ग्रेजुएशन करने के बाद उन्होंने यंग इंडियन एयरफोर्स के लिए फाइटर एयरक्राफ्ट उड़ाने के लिए अप्लाई किया, जिसमें टोटल 8 लोग का सिलेक्शन हुआ। और पता है कलाम साहब को कितना रैंक था? नंबर 9। इस नाकामी का एक दूरगामी असर हुआ और इस घटना ने एक ऐसे शख्स को जन्म दिया जिसे आज हम जानते हैं। कहते हैं ना, किसी चीज़ को अगर पूरी शिद्दत से चाहो और वो किसी की भलाई के लिए हो तो पूरी कायनात उसे तुम तक पहुंचाने की साजिश में लग जाती है। और जादू हो गया। कायनात ने उन्हें एक ऐसा मौका दिया जो उन्हें तरक्की की सीढ़ियों पर बढ़ाता ही चला गया। भारत के स्पेस प्रोग्राम के जनक डॉक्टर विक्रम साराभाई भारत के लिए नए साइंटिस्ट की खोज में थे, यानी ऐसे भारतीय जो भारत को स्पेस में पहुंचाने में मदद करें। कलाम साहब ने अर्जी डाली और वो स्वीकार हो गई। अगले 15 साल तक वो मिसाइल सिस्टम बनाते गए और इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन में आगे बढ़ते चले गए। इतने सालों के अनुभव और उनके काम को देखने के बाद उन्हें सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल SLV-3 का प्रोजेक्ट डायरेक्टर बना दिया गया। लेकिन शायद उन्हें पता नहीं था कि ये अब तक की उनकी सबसे बड़ी नाकामी बनने वाली है। उनका मिशन था सैटेलाइट को ऑर्बिट तक पहुंचाना, जिसके लिए उनकी टीम 10 साल से काम कर रही थी। जब वो लॉन्च पैड पहुंचे तो उनका काउंटडाउन शुरू हो चुका था और तभी कंप्यूटर ने लॉन्च के थोड़े सेकंड पहले, यानी कुछ सेकंड पहले लॉन्च करने से रोक दिया। लेकिन कलाम साहब ने तुरंत डिसीजन लिया, लॉन्चिंग को नहीं टालने का फैसला किया और सिस्टम लॉन्च कर दिया। रॉकेट उड़ा और उसकी पहली स्टेज कामयाब रही। लेकिन जैसे ही रॉकेट दूसरे स्टेज पर पहुंचा, रॉकेट घूमने लगा। वो ऑर्बिट में ना जाकर सीधे बे ऑफ बंगाल में पहुंच गया। डिस्ट्रॉय। सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल SLV-3 एक बड़ा फेलियर रहा। 20 करोड़ का रॉकेट बर्बाद हो चुका था। सभी की नज़र कलाम साहब पर थी, क्योंकि एक प्रोजेक्ट डायरेक्टर होने की वजह से पूरी जिम्मेदारी उन पर थी। पूरी दुनिया का मीडिया देख रहा था। हम मजाक बनकर रह चुके थे पूरी दुनिया में। फेल होने के बाद उन्होंने भी वैसा ही महसूस किया जैसा कि एक आम इंसान करता है। लेकिन नीचे गिरकर फिर से खड़े होने की आदत ही उन्हें आम से खास बनाती है, जैसा ये आदत उन्हें विरासत में मिली हो। उन्होंने सबक लिया था अपनी ज़िंदगी से, अपने द्वारा बनाई गई नाव से, उस तूफान से। उनके बचपन की एक घटना है। उनके पिता जैनुलाब्दीन एक नाविक थे और समंदर के एक तूफान ने उनके नाव को तबाह कर दिया था, जिससे उनका घर खर्चा चलता था। पैसों की कमी के कारण खुद वो उस नाव को ठीक कर रहे थे और कलाम साहब ये सब करते हुए अपने पिता को देख रहे थे। उनके पिता कहा करते थे कि जीवन में ऐसी घटनाओं का होना भी एकदम ज़रूरी है। इन पर सवाल उठाने के बजाय इनसे सीखना चाहिए। वो नाकामी या सेटबैक को एक पर्सनल जजमेंट की तरह नहीं लेते थे। उन्हें लगता था कि अभी सही वक्त नहीं आया, मैं फिर कोशिश करूँगा, गलतियों को सुधारूँगा, अलग अलग तरीके से कोशिश करूँगा और फिर भी सफल ना होने पर इंतज़ार करूँगा। SLV-3 1979 में बे ऑफ बंगाल में क्रैश हुआ, लेकिन सिर्फ और सिर्फ 1 साल के बाद 1980 में उन्होंने SLV को सफलतापूर्वक लॉन्च कर दिया। वो कामयाब हुए, अपनी नाकामयाबियों से सीख कर।
इसके लिए उन्हें 1981 में पद्म भूषण, 1990 में पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया और 1997 में उन्हें भारत रत्न से नवाजा गया। अब भारत रत्न से कैसे नवाजा गया और क्यों नवाजा गया, इसकी कहानी कुछ इस प्रकार है। कलाम साहब अब मिसाइल मैन ऑफ इंडिया कहलाने लगे थे, लेकिन अब सोलर सिस्टम उनके लिए काफ़ी नहीं था। उन्हें तो अब एटम पर फतेह करना था। ये सपना उन्हें मिला था उनके सबसे अच्छे दोस्त और जीजा जलालुद्दीन से, जो कि उनसे 15 साल बड़े थे और रामेश्वरम के गिने चुने अंग्रेजी बोलने वालों में से एक थे। और वहीं से कलाम ने रामेश्वरम के आगे की ज़िंदगी के रहस्यों को जाना। वो हमेशा उनसे पढ़े लिखे लोगों के बारे में, नई नई खोज के बारे में जाना करते थे और इसी चीज़ ने उन्हें एक नया सपना दिया था। जब वाजपेयी जी दूसरी बार प्रधानमंत्री बने तो उन्होंने कलाम को अपने मंत्रिमंडल में शामिल होने का न्योता दिया। अगर कलाम इसके लिए राजी हो जाते तो वाजपेयी जी को न सिर्फ एक काबिल मंत्री मिलता, बल्कि पूरे भारत के मुसलमानों को ये संदेश जाता कि उनकी बीजेपी की सरकार में अनदेखी नहीं की जाएगी। अब कलाम साहब ने इस प्रस्ताव पर पूरे एक दिन तक विचार किया। अगले दिन उन्होंने वाजपेयी जी से मिलकर बहुत ही विनम्रतापूर्वक इस पद को अस्वीकार कर दिया। वो बोले कि रक्षा शोध और परीक्षण कार्यक्रम अपने अंतरिम चरण पर पहुंच रहा है। वो अपनी वर्तमान जिम्मेदारी को निभाकर देश की बेहतर सेवा कर सकते हैं। 2 महीने के बाद जबरदस्त विस्फोट के बाद ये स्पष्ट हो गया कि कलाम ने वो पद क्यों स्वीकार नहीं किया था। 1998 में कलाम साहब गायब हो गए। उनके साथ काम करने वालों तक को उनके बारे में ज़्यादा बातें पता नहीं थी। सबको सीमित बातें ही बताई गई थी। उन्हें वही बताया गया था जो बताना जरूरी था और कुछ भी नहीं। दरअसल डॉक्टर कलाम ऑपरेशन शक्ति में एक अहम रोल निभाने वाले थे। तभी 11 मई 1998 को पोखरण और आसपास के गांवों की जमीन 3 बार हिली। पूरा थार कंपा उठा। पोखरण गांव के लोगों की ज़िंदगी रोज की तरह गुजर रही थी। उन्होंने ये बताया कि उन्हें ऐसा लगा जैसे भूकंप आया था 5 सेकंड के लिए। उन्हें तो पता ही नहीं था कि उनकी तरफ पूरी दुनिया का ध्यान खींचने वाला है। 24 साल के बाद भारत ने कई अंडरग्राउंड न्यूक्लियर टेस्ट किए। नई दिल्ली में भारत के प्रधानमंत्री ने प्रेस बुलाकर ये खबर दी। सरकार ने ये घोषणा की कि हमने ऐसा किया है, जाओ कुछ भी करो। दूसरे देशों के साथ अगर कदम से कदम मिलाकर चलना है तो उनके जितना शक्तिशाली बनना पड़ेगा। और कलाम साहब इस बात से सहमत थे। उनकी मदद से पोखरण टेस्ट सफलतापूर्वक हुआ और इस तरह भारत एक परमाणु शक्ति बनकर सामने आया। 10 जून 2002 को एपीजे अब्दुल कलाम को अन्ना विश्वविद्यालय के कुलपति डॉक्टर कलानिधि का संदेश मिला कि प्रधानमंत्री कार्यालय उनसे संपर्क स्थापित करने की कोशिश कर रहा है, इसलिए तुरंत कुलपति के दफ्तर चले आइए ताकि प्रधानमंत्री से आपकी बात हो सके। उन्हें प्रधानमंत्री कार्यालय से कनेक्ट किया गया। वाजपेयी जी फोन पर आए और बोले, कलाम साहब, देश को राष्ट्रपति के रूप में आपकी ज़रूरत है। कलाम ने वाजपेयी जी को धन्यवाद दिया और कहा कि इस पेशकश पर विचार करने के लिए मुझे 1-2 घंटे का समय चाहिए। और वाजपेयी जी ने कहा कि आप समय ज़रूर लीजिए, लेकिन मुझे आपसे हाँ सुनना है, ना नहीं सुनना। 18 जून 2002 को कलाम ने अटल बिहारी वाजपेयी और उनके मंत्रिमंडल सहयोगियों की उपस्थिति में अपना नामांकन पत्र दाखिल किया और इस तरह से कलाम साहब राष्ट्रपति भवन तक पहुंचे। उन्होंने राष्ट्रपति भवन के दरवाजे आम जनता के लिए खोल दिए थे। लाखों बच्चों को बुलाया करते थे ताकि वो राष्ट्रपति भवन का आनंद ले सकें। इसलिए लोगों ने उन्हें पीपल्स प्रेसिडेंट कहना शुरू कर दिया था। जब उनका राष्ट्रपति का कार्यकाल खत्म हुआ तब वो स्कूल में जाते थे, कॉलेजेस में जाते थे, छात्रों को संबोधित करते थे और अंत तक उनका मकसद सपने देखना और सपने देखने के लिए प्रोत्साहित करना था। जैसे कि उनका खुद का एक बचपन का सपना जो 74 साल बाद पूरा हुआ था। 74 साल की उम्र में किसी लड़ाकू विमान में सफ़र करने वाले वो पहले भारतीय राष्ट्रपति थे। पुणे के लोहेगांव एयरपोर्ट पर 8 जून 2006 को डॉक्टर कलाम ने एयरफोर्स के बेड़े में शामिल सुपरसोनिक लड़ाकू विमान सुखोई 30 MKI में उड़ान भरी थी। पायलट के यूनिफॉर्म में वे सुबह 10:25 पर सुखोई में बैठे और तकरीबन 30 मिनट तक आकाश में उड़ते रहे थे।